सब्जेक्ट का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, IFS। मतलब क्या समझते हो? इंडिया में जो फाइनेंस का मार्केट है, तुम्हारा जैसे कपड़े का मार्केट होता है, फूड का मार्केट होता है, आयरन मेटल्स का मार्केट होता है, वैसे ही फाइनेंस का भी एक मार्केट है। तुम लोग याद है एक चैप्टर पढ़े थे क्लास 12 का BST में, फाइनेंशियल मार्केट बोल के, जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बोल के ब्रेकअप पढ़ते थे, शॉर्ट टर्म मार्केट एंड लॉन्ग टर्म मार्केट फाइनेंस के लिए। हाँ सर। ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब यहाँ एक एक चैप्टर बनता जा रही है। वहाँ याद है 2 ही मार्केट पढ़ते थे ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। यहाँ पे मनी मार्केट एक चैप्टर बन गया, कैपिटल मार्केट एक चैप्टर बन गया। वहाँ याद है 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते थे मनी मार्केट का, कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट का बात क्या होगा यहाँ पे डिटेल में। तो यानी पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो एक्चुअल में चैप्टर 2 है तुम्हारे बुक का, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? पहले डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, कंपोनेंट्स लिखा है, उसका फीचर्स लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, और फिर इंडियन मनी मार्केट के बारे में बात की है। तो देखो पहले मनी मार्केट का मीनिंग क्या लिखा, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज दैट इज लेस देन 1 ईयर। इट इज हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हाईली लिक्विड मतलब, लिक्विड वर्ड का मतलब क्या समझते हो? लिक्विड वर्ड का मतलब क्या समझते हो? वर्सेटाइल। नो, रॉन्ग। कैश मनी। यस, विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, तुम इजीली कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कभी भी बेचो और पैसा निकाल के ले जाओ अपना। हाईली लिक्विडेबल है, मतलब जब मर्जी आए उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लो, सॉलिड टू लिक्विड बना लो, मतलब इंस्ट्रूमेंट टू कैश कन्वर्ट कर लो। तो इट इज हाईली लिक्विडेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट लाइक वर्किंग कैपिटल, फ्लोटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। ये इंस्ट्रूमेंट्स किस काम आते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए, तुम्हारा शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट जनरली क्या चीज के लिए होता है? एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, तुमको शॉर्ट टर्म मनी कब लगता है? किसी को देना रहेगा तो किस पर्पस देना रहेगा, वो तो बात एक ही है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पैसा देने के लिए तो निकालते हो, लोन किस लिए लेते हो? किसी को देना है इसीलिए तो। बट हम शॉर्ट टर्म नेचर में बोल रहे हैं। तुम्हारा मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है पैसे का? मेन रीजन ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है? रेंट्स एंड ऑल सर। वेरी गुड, यानी वर्किंग कैपिटल, डे टू डे वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, फिनिश गुड्स खरीदने के लिए, रेंट सैलरी पेमेंट करने के लिए, लेबर लोग को पेमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट चार्ज पेमेंट करने के लिए, दैट मीन्स डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम लिखे हैं एग्जाम्पल में, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या होता है, किसी को याद है? नहीं याद है? हम बता देते हैं, सुन लो। जब कोई कंपनी, बड़ा कंपनी मार्केट में शेयर्स या इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स इशू करना चाहता है, तो ये सब इशू करने के लिए बहुत सारा खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? शेयर मार्केट में खुद को रजिस्टर करवाना, यानी लिस्टिंग करवाना, मेमोरेंडम आर्टिकल छपवाना, फिर तुम्हारा बहुत सारा ब्रोकर एजेंट को अपॉइंट करना, इन सब का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब तुम शेयर मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करना चाहते हो, इसके लिए बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर। उसी कॉस्ट को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अपना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को मार्केट में फ्लोट करने के लिए, आई रिपीट, अपना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को मार्केट में फ्लोट करने के लिए, मतलब मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। मान लो तुम्हारे पास ये पैसा भी नहीं है, अब क्या करोगे? लोन लोगे कहीं से ये पैसा? हाँ सर। ये जो लोन लोगे, ये लंबा टाइम के लिए लोगे कि छोटा पीरियड के लिए लोगे? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लोगे, क्योंकि तुम्हारा शेयर लॉन्चिंग का काम कितना महीना में हो जाएगा? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। और जैसे ही तुम्हारे पास शेयर इशू करके ब्लॉक में पैसा आ जाएगा, मान लो हम 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ हम मार्केट से उठाना चाहते हैं, हमको इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। उतना लंबा पैसा और कहीं से नहीं आ सकता। अब इक्विटी शेयर इशू करने के लिए जो बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा लगता है,
वो पैसा अरेंजमेंट करने के लिए हमको मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। यानी फ्लोटेशन कॉस्ट अरेंज करने के लिए हमको शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम डेफिनेशन में कितना सिंपल वे में लिख दिया कि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, हाईली लिक्विडेबल है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट के लिए होता है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल और फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। अब देखो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का कंपोनेंट्स। ट्रेजरी बिल एक कंपोनेंट है, बात करेंगे एक एक के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक इंस्ट्रूमेंट है, कॉल मनी एक इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल पेपर एक इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल बिल एक इंस्ट्रूमेंट है, रेपो मार्केट, रिवर्स रेपो मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन एक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट वर्ड को फाइनेंस में स्टाइलिश वर्ड माना जाता है डॉक्यूमेंट के लिए। हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं बोलते, हम लोग फाइनेंस मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। ट्रेजरी बिल हम एक एक करके सबके ऊपर 2-2 मिनट का ज्ञान दे रहे हैं। और भी 3 इंस्ट्रूमेंट है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर भी लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट स्वैप इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट, कलेक्शन बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन इंस्ट्रूमेंट। मेनली 5-6 इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सीखना है ठीक से, जिनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। ट्रेजरी बिल ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जब, यानी गवर्नमेंट को जब फंड का दरकार होता है, शॉर्ट टर्म फंड का, तो वो इंस्ट्रूमेंट इशू करता है मार्केट में, जिसका नाम होता है ट्रेजरी बिल। किसकी मदद से इशू करवाता है? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बेचेगा क्या ये इंस्ट्रूमेंट मार्केट में? बोलो आया ना? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बेचेगा क्या आगे बाजार में? आरबीआई के थ्रू। एकदम आरबीआई का मदद से। सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को देता है, आरबीआई बैंक्स को देता है और बोलता है बेचो पब्लिक को ये इंस्ट्रूमेंट और पब्लिक से पैसा उठाओ। तो ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को जब फंड का दरकार होता है आरबीआई का मदद से, यानी आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, वो बैंक्स को बेचता है, बैंक्स पब्लिक को बेचता है। पहला पॉइंट हो गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड रिक्वायरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू 25,000 में चलता है। मतलब एक अगर आपको ट्रेजरी बिल खरीदना है आपको 25,000 खर्चा करना पड़ेगा। 2 खरीदना है तो कितना? 50। 3 खरीदना है तो 50। 4 खरीदना है तो 1 लाख, 5 खरीदना है तो 1,25,000। मतलब ये 25,000 का मल्टीपल में ये इंस्ट्रूमेंट बाजार में सर्कुलेट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इस पे 0 इंटरेस्ट मिलता है। मतलब एज ए पब्लिक आपको 0 इंटरेस्ट मिलेगा। सर कोई बेवकूफ़ी होगा जो 0 इंस्ट्रूमेंट का डॉक्यूमेंट खरीदेगा? हाँ, लेकिन सर ये सिक्योर होता है तो आपको 100% मिलेगा। तो बेटा तुम 25,000 लगाए, तुमको 25,000 ही मिलेगा तो क्या फायदा हो रहा है? हम तो बोले 0 इंटरेस्ट। तुम 25,000 लगाए, तुमको 25,000 ही मिला वापस, तो 0 इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया। कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। मान लो 3 महीना का ट्रेजरी बिल है, तो 3 महीना तुम 25,000 पे इन्वेस्ट किए विद 0 इंटरेस्ट, तो तुम लगाओगे ऐसा जगह पैसा? सिक्योर्ड है तो क्या हुआ, पूरा 25 मिलेगा वापस। सिक्योरिटी का क्या करोगे अगर कमाई नहीं है तो? हाँ या ना? हाँ हाँ तो सर। गवर्नमेंट यहाँ पे ऑप्शन देता है, बेटा इसको इशू करते वक्त डिस्काउंट पे इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल इशू होता है डिस्काउंट पे, रिडीम होता है पार पे। हो गया ना तुम्हारा कमाई? तुमको 25,000 हाँ। का ट्रेजरी बिल खरीदते वक्त 23,000, 22,000, 24,000, 24,500, 23,500, मतलब डिपेंड करता है कितना पीरियड का, उसके हिसाब से इंटरेस्ट होगा ना। तो तुमको इशू करते वक्त 25,000 से कम में इशू किया गवर्नमेंट, और रिडीम करते वक्त पार पे रिडीम किया, मतलब 25,000 पे रिडीम किया। हो गया तुम्हारा फायदा। हाँ तो सर। इसमें एलिमेंट अब तक क्या बोला हम? नंबर 1, गवर्नमेंट आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नंबर 2, इस पे 0 इंटरेस्ट मिलता है। नंबर 3, ये 25,000 के मल्टीपल में चलता है।
क्योंकि ये जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है इसलिए इसका और दो नाम भी है, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन, COUPON कूपन। सर इसको कूपन क्या, यहाँ पे क्या है, कूपन भी एक स्टाइलिश वर्ड है, या इंटरेस्ट वर्ड का रिप्लेसमेंट है कूपन। जैसे डॉक्यूमेंट की जगह इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ये लोग इंटरेस्ट की जगह कूपन बोलते हैं। हम बोले ना जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है ये, तो जीरो कूपन बॉन्ड है ये। और आखिरी बात, इसका एक और नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अच्छा खासा डिस्काउंट पे इशू होता है ये बॉन्ड, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो ये था ट्रेजरी बिल का सर पूरा। क्या बोले और एक बार बोलिए। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप ठीक है। डिस्काउंट है ना, अच्छा खासा डिस्काउंट पे इशू होता है। डीप मतलब बहुत गहरा, हाँ गहरा डिस्काउंट बॉन्ड मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट पे इशू होता है। मतलब तुमको और पैसा भी तुम्हारा सेफ है, जो कि बहुत बढ़िया पॉइंट बोला हमको स्वास्तिक कि सर ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तुमसे पैसा ले रहे हैं ना। गवर्नमेंट ही अगर पब्लिक का पैसा मार के भाग जाएगा तब तो फिर कहानी क्या है, तब तो दुनिया में कुछ भी सेफ नहीं है फिर। तो यहाँ पर ये है ट्रेजरी बिल का कहानी। क्लियर है सबको सारा पॉइंट? हाँ यस सर। नेक्स्ट वाला सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई ट्रेजरी बिल इशू करता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोलते हैं। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल मनी। ये कौन इशू करता होगा, कोई आइडिया, किसी को याद है? 12 का BST रिकैप किसी को याद है? कॉल मनी डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है, खाली हमको यही आंसर चाहिए। नहीं याद? कॉमर्शियल बैंक नहीं शायद। हाँ सही बात बोले हो, बैंक, कमर्शियल बैंक, बैंक्स। परफेक्ट आंसर। हम सोचे था RBI होगा बट नहीं RBI नहीं, बैंक। देखो अपने को याद है CRR बोल के एक चीज पढ़ते थे क्या? हाँ CRR हाँ हर बैंक को उसके टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। वो पूरा लोन नहीं दे सकता। तुम अगर 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया अपने अकाउंट में, बैंक किसी को पूरा 1 लाख लोन दे देगा? नहीं। बैंक को सर्टेन अमाउंट RBI के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, जिसको बोलते थे SLR। हाँ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो नहीं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी हो गया खुद के पास, सॉरी, और CRR हो गया RBI के पास। तो CRR RBI के पास जमा करना पड़ता है, SLR अपने पास जमा रखना पड़ता है। याद आ गया सबको ये? हाँ। तो ये फंड कभी-कभी क्या होता है, शॉर्टेज भी हो जाता है बैंक के पास, ज्यादा लोन दे गया बैंक। आज टोटल डिपॉजिट आया था 1 लाख, हमको कितना डिपॉजिट रखना चाहिए था? मान लो 10% SLR का रेट है, तो 10,000 हमको रखना चाहिए था अपने पास। हाँ हम क्या किया, 95,000 लोन दे दिया, तो 5,000 का शॉर्टेज पड़ रहा है एंड ऑफ द डे डिपॉजिट का। एक बैंक दूसरे बैंक पे कॉल मनी बोल के एक इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकता है, एक डॉक्यूमेंट जारी कर सकता है, और उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वो 5,000 रुपया ले लेगा और अपना डिपॉजिट मेंटेनेंस दिखा देगा। तो समझ में नहीं आया। उसको RBI को कॉपी भेजना है ना कि आज का टोटल डिपॉजिट कितना है मेरा, हाँ और आज का टोटल SLR कितना है मेरा। हाँ उसका SLR तो शॉर्ट पड़ रहा है ना, ये पैसा कहीं से अरेंज करके लाना तो पड़ेगा, वरना RBI से केस खा जाएगा, पेनल्टी लगेगा, पेनल्टी मिलेगा वो अलग, ठीक है ना? अच्छा तो बैंक क्या करेगा, कहाँ से फंड जुगाड़ के लाएगा? डाका डाले, चोरी करे, किडनैपिंग करे, क्या करेगा बैंक? तीनों ही नहीं कर सकता सर। नहीं। तो बैंक क्या करेगा, दूसरे बैंक से फंड जुगाड़ेगा। दूसरा बैंक क्या ऐसे मुंह उठा के पैसा दे देगा? नहीं। वो बोलेगा डॉक्यूमेंट दो हमको कुछ, बोलेगा ठीक है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट रेज करते हैं। मतलब इंटर बैंक मतलब फंड्स अरेंज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इशू करता है सर, तो 15 डेज का होता है ना? 15 डेज का होता है। वापस बोल, तेरा आवाज ठीक से नहीं है सर। 15 डेज के लिए होता है ना शायद? नहीं बता रहे हैं, आ रहे हैं उसके ऊपर भी आ रहे पीरियड पे भी आएंगे हम। वो फिंगर टिप वाला बात बोलेगा दोबारा। पहले इंस्ट्रूमेंट क्या है वो तो समझ लो, फिर इसका एक एक करके पॉइंट बोल देगा। कॉल मनी एक इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जारी करता है। जनरली कमर्शियल बैंक ही करता है, लेकिन अगर LIC को भी फंड का रिक्वायरमेंट है वो भी दूसरे इंस्टीट्यूशन पे जारी कर सकता है।
म्यूचुअल फंड एजेंसीज को पैसे का दरकार है, वो लोग दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जारी कर सकते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जब डॉक्यूमेंट जारी करते हैं उसको बोलते हैं कॉल मनी। ये जनरली 1 वर्किंग डे का होता है, एक वर्किंग डे, क्योंकि अगला दिन तो फिर बैंक में डिपॉजिट आ ही जाएगा ना। हाँ तो फिर तो वो लौटा ही देगा पैसा, हाँ। क्योंकि अगले दिन के डिपॉजिट से वो बैलेंस मेंटेन कर लेगा फिर से अपना, SLR मेंटेन कर लेगा अपना, कर लेगा। हाँ तो ये जनरली 1 वर्किंग डे का होता है, मैक्सिमम 15 दिन का। समझे। इस पे एक बैंक दूसरे बैंक को इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? सर देना तो चाहिए। बिल्कुल देगा बेटा, देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड, देगा। देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड, देयर इज नो फ्री मील कंसेप्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ मम्मी पापा के घर में फ्री खाना मिलता, बाकी कहीं दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता। हाँ सीधा सा कहानी है। तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, कॉल रेट बोलते हैं उसको, कॉल रेट नाम ही है ना डॉक्यूमेंट का, कॉल मनी। कॉल मनी। हाँ तो इंटरेस्ट रेट को भी क्या बोलते हैं? कॉल रेट। कॉल रेट। तो ये कॉल रेट बहुत छोटा होता है, बहुत मिनिमम होता है, लेकिन एक बैंक दूसरे बैंक से करता है। खाली बैंक ही नहीं करता, बाकी टाइप के भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो लोग भी अपना फंड रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे पे रेस करते हैं। ये जनरली 1 वर्किंग डे का होता है, मैक्सिमम 15 दिन। हम जब 1 वर्किंग डे बोल रहे हैं, वर्किंग डे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। अगर हम वेडनेसडे को तुमसे कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसा लिया, वापस कब लौट आएगा? थर्सडे। अगर फ्राइडे रात को लिया और सैटरडे संडे छुट्टी है तो नेक्स्ट दिन मंडे। मंडे। यस, इसीलिए हम बोला 1 वर्किंग डे। हम 1 डे काम जब होगा। हाँ 1 वर्किंग डे। एक वर्किंग डे होता है, जनरली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन पे रेज करता है, इसके इंटरेस्ट रेट को कॉल रेट बोलते हैं। अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट है। कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये रेपुटेड कंपनीज को इशू करने का परमिशन है, और जनरली इसको इशू किया जाता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट अरेंज करने के। हम शेयर मार्केट में अपना इक्विटी शेयर लॉन्च करना चाहता है, 5,000 करोड़ 3,000 करोड़ उठाएगा हम बाजार से, लेकिन ये इशू करने के लिए या आईपीओ निकालने के लिए मेरे को 1000 रकम का छोटा मोटा खर्चा होगा। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा, सेबी में लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, और भी अन्ना तेना रकम का बहुत सारा आइटम है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, खर्चा करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। वो पैसा भी नहीं है, मान लो 25 करोड़ खर्चा होगा इसमें, 1000 करोड़ हम बाजार से उठाना चाहते हैं इक्विटी शेयर इशू करके, और इसके पूरा पीछे 25 करोड़ का खर्चा होगा। नहीं है मेरे पास अभी 25 करोड़, कैश में अवेलेबल नहीं है मेरे पास, फंड में अवेलेबल नहीं है वो भी। हम क्या करेंगे? अगर हम क्रेडिट वर्दी कंपनी है, मेरा क्रेडिट वर्दीनेस होना चाहिए बाजार में, मतलब हम रेपुटेड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, तभी हमको अलाउड होगा। ये हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा को ये इशू करना अलाउड नहीं है, हर कोई कंपनी ये नहीं कर सकता कमर्शियल पेपर इशू। अच्छा, सिर्फ बड़ा कॉर्पोरेट, रिलायंस जैसा। हाँ रिलायंस जैसा, टाटा जैसा, विप्रो जैसा, इन्फोसिस जैसा, महिंद्रा जैसा रेपुटेड होना चाहिए। क्रेडिट वर्दीनेस, ये क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है? तुम्हारा उधार चुकाने का क्षमता अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब तुमको जो क्रेडिट मिल रहा है तुम वर्दी हो उसको चुकाने के लिए, तुम एलिजिबल हो उसको चुकाने के लिए, उतना तुम्हारा औकात है, तुम क्रेडिट वर्दी तो ही तुमको ये डॉक्यूमेंट इशू करने मिलेगा, जिसका नाम है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर तो ये रेपुटेड कंपनी इशू करता है फ्लोटेशन कॉस्ट अरेंज करने के लिए 3 से 6 महीना के लिए, क्योंकि जनरली एक आईपीओ लॉन्च होने में 3 से 6 महीना लग जाता है। जिस दिन मेरा वो 1000 करोड़ का अरेंजमेंट हो जाएगा हम तो चुका ही देंगे ये पैसा। हाँ सर। तो वही काम है। तो कमर्शियल पेपर का ये स्टोरी। हम पहले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं डिस्कस करके पहले कमर्शियल बिल डिस्कस कर रहे हैं। कमर्शियल बिल कुछ नहीं है, तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है एकदम डे टू डे बिजनेस पर्पस के लिए। जब एक कंपनी को पैसे का दरकार होता है, एक बिजनेस को पैसे का दरकार होता है, वो दूसरे बिजनेस पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करता है। जनरली ये उधार का परचेज सेल में होता है,
हम तुमको आज माल बेचे, 3 महीना बाद तुम हमको पैसा देने का बात कर रहे हो, हम तुम्हारे बात पे कैसे भरोसा कर लें? तुम बोला कोई बात नहीं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के ले आओ, हम साइन कर देंगे। तो हम एक बिल्स रिसीवेबल अपने बुक्स में और तुम्हारे बुक्स में बिल्स पेएबल बोल के एक डॉक्यूमेंट बना कर लेकर आया, तुम साइन करके हमको दे दिए। जिस दिन मैच्योरिटी पीरियड आएगा हम तुम्हारे पास लेकर जाएंगे, तुम हमको पेमेंट कर दोगे। यही तो स्टोरी था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। हाँ हाँ सबको याद आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस। कुछ लोग अभी भी शांत हैं। जेनी बाबू? हाँ सर। और जेनी बाबू? जेनी गायब हो गई क्या? नहीं फोन रख के चली गई सर। फोन रख के सर कुछ और कर रही है। ये तो स्कूल का ऑनलाइन क्लास में होता है। मेरे को इतना गुस्सा आता नहीं है। ऑडिबल है अभी? हाँ, नेटवर्क audible। इशू हो रहा था कुछ। अच्छा, तो कमर्शियल बिल का कहानी सुनाई दिया था जेनी? यस सर, हम बस इधर से बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा यस सर। चलो ठीक है। तो स्वास्तिक जेनी फोन रख के कहीं नहीं गई थी। अच्छा। तो यहाँ पर कमर्शियल बिल एक तो ऐसा होता है, अब इसका तुम और क्या कर सकते हो, तुम डिस्काउंट करवा सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, यानी एक दूसरे से ये 3-4 महीना का उधारी घूम जाता है ना पूरा का पूरा। इसमें हाँ। उधारी घुमाने का एक तरीका है ये। तो ये होता है कमर्शियल बिल। शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा है? 3 से 6 महीना का होता है जनरली कमर्शियल बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 महीना से 6 महीना तक का होता है। अब एक और तरीका है कमर्शियल बिल का, एकोमोडेशन ऑफ बिल। ये किसको याद है? ये मेरे को। पढ़े थे आप लोग? याद है किसी को? हाँ सर। बताओ क्या था? सर सच ये 2 पार्टी है, ठीक है, उन लोगों को दोनों को फंड मतलब पैसा दरकार है, तो एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो मतलब 3 महीने के बाद वो मतलब बिल्स ड्रॉ किया और वो दोनों बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब जब ड्यू डेट आया तब कुछ पे मतलब हाफ करके वो दोनों पैसा मतलब बिल बैंक चुका दिया। हाँ यानी हाँ जनरली हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं उधार का परचेज सेल के लिए, लेकिन एकोमोडेशन ऑफ बिल एक ऐसा कहानी है जिसमें कोई उधार का परचेज सेल हुआ ही नहीं था। हम ऐसे ही तुम्हारे ऊपर बिल इशू किए, तुमसे साइन करवा के ले आए, जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिए, और आधा जो पैसा बैंक से डिस्काउंट करा के उठा के लाए, एक सर्टेन रेशियो में अपने में एक दूसरे में बांट लिए और उस पैसे को यूज कर लिए। जिस दिन मैच्योरिटी डेट आया बैंक तुमसे पैसा लेने आएगा, तुम जितना पैसा यूज किए तुम बैंक को दे देगा, हम जितना यूज किए वो तुमको हम दे देंगे, तुम बैंक को चुका दो। यही है एकोमोडेशन ऑफ बिल का कहानी। सर ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि देखो बैंक से तुम डायरेक्ट लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक तुमसे सिक्योरिटी मांगता, तुम्हारे पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट एक टाइप का सिक्योरिटी माना जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्योंकि आरबीआई का नोटरी हाउस से स्टैंप होकर आता है, तो ये एक सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उधारी का परचेज सेल में भी काम आता है और एकोमोडेशन ऑफ बिल में भी काम आता है। आखिरी आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बैंक में हम लोग एफडी करवाते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट। सेविंग्स अकाउंट। ये नहीं, सेविंग नहीं Yes, बेटा, sir. सेविंग अकाउंट का बात नहीं कर रहे हैं बेटा। सेविंग्स नहीं है। दे बैंक में ना बेटा तुम 4 तरीके से पैसा जमा कर सकते हैं। हाँ, या वो तो पता है, करंट लेकिन- अकाउंट खोल ले, हाँ या फिर सेविंग अकाउंट खोल ले, या रिकरिंग डिपॉजिट खोल ले, या एफडी खोल ले। एफडी खोलने का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तुम बैंक में पैसा हाँ, रख हाँ। के छोड़ दिया, ठीक है ना। एफडी लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट Yes, होता है, और यही अगर हम शॉर्ट टर्म का एफडी करवाएं तो इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म बैंक में पैसा जमा कराएं हम, इसको बोलते हैं एफडी, और शॉर्ट टर्म हम पैसा जमा कराएं इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी जनरली ये डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा? बैंक एंड फाइनेंशियल बैंक। इंस्टीट्यूशन, हाँ पब्लिक हाँ। के ऊपर, और ये शॉर्ट टर्म हाँ, नेचर सर। का फंड होगा, यस सर। 364 दिन के अंदर अंदर का। इसमें तुम बैंक में फंड जमा किए, जिस दिन मैच्योरिटी होगा तुमको एक सर्टेन इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। ठीक ये है। ट्रांसफरेबल नहीं होता। ये वर्ड ट्रांसफरेबल क्या बोलना चाहते हैं? मतलब सर एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं, कुछ नहीं, नहीं, नहीं। एक बैंक मतलब दूसरे के अकाउंट हम में। किसी और को बेच के नहीं निकल सकते इसको। ओ ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ये सब तुम दूसरों को बेच के भी निकल सकते हो,
मान लो 6 महीने का ट्रेजरी बिल था, तुम खरीदे, तुम्हारा एसबीआई बैंक में अकाउंट था, एसबीआई तुमको बोला गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बिल निकाला है, खरीदोगे क्या? तुम खरीद लिए 25,000 का एक ट्रेजरी बिल, 6 महीने का वैलिडिटी था, मैच्योरिटी पीरियड 6 महीने का था। तुमको अचानक 90 दिन के बाद ही पैसे का दरकार पड़ गया, तुम किसी और को भी बेच के निकल सकते हो इसको, मैच्योरिटी पे वो पैसा उठा लेगा, ठीक है ना? हाँ सर। तो हाँ ट्रेजरी बिल ट्रांसफरेबल होता है, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल ट्रांसफरेबल होता है। कमर्शियल बिल तुम एंडोर्स करते हो ना, हाँ। तो ये ट्रांसफरेबल है, मतलब किसी और के नाम पे इसको एंडोर्स किया जा सकता है। लेकिन हाँ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रांसफरेबल नहीं होता। तुम सोचो ना, तुम बैंक में एफडी कराए हो, तुम एफडी हमको बेच के जा सकते हो क्या? नहीं, वो कैसे बेचेंगे? नहीं, एफडी तो मेरा खुद का है ना। वो तोड़ना पड़ जाएगा। वैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तुम बेच नहीं पाऊंगा। तो ये हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये मेन 5 इंस्ट्रूमेंट है। रेपो मार्केट, रिवर्स रेपो मार्केट, नॉर्मल रेट है। ये रेपो रेट क्या होता है, किसी को याद है? सर जिसमें आरबीआई को, हाँ बोलो बोलो बोलो। जिसमें सर आरबीआई पैसा उधार देते हैं कॉमर्शियल बैंक में, बैंक को बोलते हैं रेपो। और रिवर्स रेपो बैंक जब आरबीआई को पैसा बैंक, उधार हाँ देते हैं, हाँ बैंक जब देता है तो इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट जारी होते हैं, एक सर्टेन इंटरेस्ट होता है। ये एक दूसरे को जो लोन दोगे कोई डॉक्यूमेंट देख के नहीं दोगे भाई। तो देखो भैया, सीधा बात है, फाइनेंस वर्ल्ड में विदाउट डॉक्यूमेंट कोई काम नहीं है। हाँ। हम मॉर्गेज जबानी- जिसको हम बोलते हैं। जबानी भरोसे पे किसी को पैसा नहीं देंगे ना। हम्म। हम नहीं पवित्रों को बहुत अच्छा जानते हैं, दे दिए पवित्रों को 2 करोड़, ऐसा नहीं होगा। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कोई काम नहीं होगा। तो बैंक भी जब आरबीआई को पैसा दे रहा है, आरबीआई जब बैंक को पैसा दे रहा है, वो लोग भी एक दूसरे को डॉक्यूमेंट इशू करके पैसा देंगे। तो इसीलिए वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इंस्ट्रूमेंट है। इंटर बैंक हाँ। पार्टिसिपेशन नाम से समझ में आ रहा होगा। एक बैंक दूसरे बैंक में जब इन्वेस्टमेंट करता है, एक बैंक जब दूसरे बैंक को लोन वगैरह देता है, हम कॉल मनी का बात हाँ। नहीं कर रहे हैं, अदर हाँ। पर्पस पे, ऐसे बात के लिए नहीं। ऐसे ही एक बैंक दूसरे बैंक में इन्वेस्ट किया या एक बैंक दूसरे बैंक के मतलब लोन दिया, तो एक दूसरे को डॉक्यूमेंट जारी करेगा, उसको बोलेंगे इंटर बैंक पार्टिसिपेशन। हाँ। इंटरेस्ट रेट स्वैप बहुत मस्त डॉक्यूमेंट है, बहुत ही मस्त चीज है। 2 मिनट का और क्लास है, 2 मिनट का ये स्टोरी सुनो और आज का क्लास वहीं हम स्टॉप कर देंगे कंपोनेंट्स का बात करके। इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये स्वैप क्या चीज है? बहुत ही मस्त वर्ड है फाइनेंस मार्केट। सर बदला मतलब चेंज करना। स्वैप मतलब एक्सचेंज करना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सिंपल में बहुत बढ़िया मीनिंग बोले हो। स्वैप मतलब एक्सचेंज करना। बाकी 2 वर्ड क्या बोल रहा है उसके आगे? सर मतलब ये इंटरेस्ट रेट को मतलब बदलना है, एक्सचेंज करना है। कैसे इंटरेस्ट रेट कैसे बदला जाएगा? ये सर अच्छा ठीक है सर, सारा चीज हमें बता देंगे तो कैसे आपका बताएं? क्या काम है? ठीक बात है, सारा चीज अगर पवित्र बताएगा तो यहाँ पे नीरज सर का क्या काम है? तो इंटरेस्ट रेट स्वैप का कहानी बहुत मस्त चीज है, बताते हैं, 2 मिनट में सुनना। तुम एसबीआई से लोन लिए, मान लो 8% इंटरेस्ट रेट या 9% इंटरेस्ट रेट पे तुम एसबीआई से लोन लिए। लोन। तुमको आईसीआईसीआई बैंक बोल रहा है मेरे से लोन लेते ना, हम तुमको 6% में लोन दिला देते, 8-7% में लोन दिला देते। तुम क्या किए, एक बैंक को लोन चुकाए दूसरे बैंक से लोन एक्सचेंज करवा के, क्योंकि तुमको वहां पे 10% या 9% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा था और यहाँ 7% या 8% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तुम्हारा बेनिफिट है इसमें, आगे तुमको कम हाँ इंटरेस्ट सर। चुकाना पड़ेगा। यस तो ये सर। होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप डॉक्यूमेंट। इंटरेस्ट रेट को कम कराने के लिए हम दूसरे से लोन लेते हैं, इस लोन को चुका देते हैं। तो हम लोन नहीं चुकाया, हम एसबीआई को बोला, सॉरी आईसीआईसीआई को बोला कि तुम एक काम करो, मेरा वो लोन चुका दो और मेरे नाम पे तुम अपने यहाँ लोन दिखा दो, है ना? आईसीआईसीआई हाँ। क्या करेगा, एसबीआई को वही लोन करेगा, चुका हाँ। देगा जो हम लेके रखा है, और मेरे नाम पे अब आईसीआईसीआई में लोन चालू हो जाएगा, हाँ। जिसपे हम कम इंटरेस्ट चुकाएंगे। हम्म। मेरा फायदा हो गया। ICICI सर बैंक बट का भी जब फायदा सर होता है। हाँ, सर अगर जब चुकाएगा लोन, ठीक है, तब तो एसबीआई तो बोला था जो लोन के साथ 9% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हाँ, तो अब जब तक लोन रखा तब तक तो 9% इंटरेस्ट दे ही रहा था मालिक। मान लो हम 4 साल का लोन लिया था,
अच्छा 4 साल का हम लोन लिया लिया था, था। हाँ 3 साल बीत गया, हम लोन चुकाए जा रहे हैं। हम्म अब मेरे को लग रहा है और 9% इंटरेस्ट हम नहीं चुका पाएगा एक साल। हाँ ये कोरोना के कारण मेरा बिजनेस ठप हो गया। हम्म आईसीआईसीआई बैंक हमको ऑफर किया कि कम इंटरेस्ट में लोन हम अरेंज कर देंगे शॉर्ट हम्म टर्म के लिए। हम्म हम बोला ठीक है, मेरा एसबीआई का लोन पेमेंट कर दो और यहाँ लोन चालू करवा लो, ठीक है ना। हाँ 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 ये होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप का काम। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का जो डॉक्यूमेंट इशू होता है ना शॉर्ट टर्म का, म्यूचुअल फंड जानते हो क्या होता है? वो एंडोर्समेंट जैसा है थोड़ा थोड़ा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम्म किसी को आइडिया? खान बाबा, ओ सुदीप्तो बाबू, सर म्यूचुअल फंड म्यूचुअल एनी फंड आइडिया? तो वहाँ पे मतलब जो लोग मतलब इन्वेस्ट करते हैं वो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, वैसा वेरी कुछ गुड, है। बहुत बढ़िया बात पे गए। कैसे रिस्क कम हो जाता है वहाँ पे, कोई आइडिया? वो सर आप बताइए। गवर्नमेंट का होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। क्या? हम बताते हैं, चलो। होता क्या है बेटा, तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। शेयर, तुम मान लो रिलायंस का, तुम कितने शेयर्स को खरीद लोगे? रिलायंस, टाटा, हर कंपनी का शेयर तो तुम खरीद के नहीं रख पाओगे ना, इतना तो तुम्हारे पास फंड नहीं है ना। तुम हाँ नॉर्मल हाँ हाँ सोचो, तुम अगर शेयर मार्केट में अकाउंट खोलते हो, डिमेट अकाउंट खोलते हो, तुम क्या शेयर मार्केट में 300 कंपनी है, तुम उसमें से 30 कंपनी का भी शेयर खरीदने जितना पैसा जुगाड़ पाओगे? नहीं नहीं ना। लेकिन अगर तुम एक या दो कंपनी का शेयर खरीद के रख देते हो, मान लो ₹1,00,000 है तुम्हारे पास, तुम ₹1,00,000 में पूरा रिलायंस या पूरा टाटा का शेयर खरीद के रख देते हो, या रिलायंस और टाटा का शेयर खरीद के रख देते हो। कल को रिलायंस टाटा डूबा, तुम्हारा पूरा पैसा डूब जाएगा कि नहीं? हाँ म्यूचुअल फंड कंपनी हाँ। तुमको एक ऑप्शन देता है कि तुम मेरे पास ₹1,00,000 पूरा लगा दो। वैसे ही सुदीप्तो भी ₹1,00,000 लगा दिया, स्वप्निल भी ₹1,00,000 लगा दिया, जेनी भी ₹1,00,000 लगा दी, स्वास्तिक भी ₹1,00,000 लगा दिया, नीरज भी ₹1,00,000 लगा दिया। ऐसे लाख लाख कितना जमा हो गया वहां पे? करोड़ों। हाँ अब वो लोग वो करोड़ों रुपया थोड़ा थोड़ा हर कंपनी के शेयर में लगा सकते हैं, हाँ यानी तुम्हारा मनी हाँ। डाइवर्सिफाई हो गया। हाँ। तुम्हारा अच्छा, पैसा हाँ, का हाँ। diversification अच्छा, हो इसीलिए गया। म्यूचुअल फंड बोलता है। तो म्यूचुअल हाँ। फंड एक टाइप का पोर्टफोलियो, एक टाइप का पूल है। उस पूल में बास्केट है, बास्केट। उस बास्केट में तुम उनको पैसा दे दिए। अब वो लोग क्या किया, थोड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनी के शेयर में लगा दिया, थोड़ा पैसा मेडिसिन कंपनी के शेयर में लगा दिया, थोड़ा पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के कंपनी के शेयर में लगा दिया, थोड़ा पैसा बैंकिंग शेयर में लगा दिया। क्या सारा सेक्टर एक साथ डूब जाएगा इंडिया में? नहीं सारा सेक्टर एक साथ डाउन होगा? नहीं ऐसा हो सकता है ना, आज फाइनेंस, आज मेडिसिन मार्केट अप है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डाउन है। मतलब कमाई हो जाएगा कहीं कहीं से। रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा हाँ। पैसा डूबने का। हाँ म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये लोग यही सब करते हैं। हाँ हाँ समझा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी बोल के आजकल बहुत फेमस है। मतलब तुम इनमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दो, ये लोग सारा फंड को एक जगह इकट्ठा करके, एक बास्केट में इकट्ठा करके बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ये लोग डिवेंचर में लगा देगा थोड़ा पैसा, थोड़ा इक्विटी में लगा देगा। डिवेंचर में रिस्क ज्यादा है तो इक्विटी में रिस्क कम है, लेकिन डिवेंचर में कमाई ज्यादा है, इक्विटी में कमाई कम है। तो कमाई भी बैलेंस हो गया और रिस्क भी बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। हाँ यही है बेटा म्यूचुअल फंड का कहानी, एसआईपी का कहानी। म्यूचुअल फंड में तुमको एक बार में ब्लॉक में पैसा लगाना पड़ता है, एसआईपी में तुम महीना टू महीना 500 करके भी डाल सकते हो। हाँ और ये लोग तुम्हारे फंड को 1000 रकम का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि तुम्हारा रिस्क एलिमेंट कम हो जाए। देखो रिस्क तो है, ये कभी नहीं बोलेंगे कि जीरो रिस्क है, बट वो एलिमेंट बहुत कम है। ठीक है, तो ये था इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट क्लास में फटाफट वाला टॉपिक है, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, ये सब ज्ञानबाजी वाला है। फिर पार्टिसिपेंट एक थोड़ा सा ज्ञानबाजी वाला है। ये देखो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन भी कर दिया है थोड़ा थोड़ा।
तो इनके ऊपर भी जल्दी जल्दी बात करेंगे और चैप्टर ख़त्म कर देंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में टारगेट करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म कर